इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एंडरसन्स ब्रिज की थ्योरी। ये भी एक प्रकार का एसी ब्रिज है और इसके सहायता से हम किसी अननोन इंडक्टेंस का मान एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो यहां पे ये आपका इस ब्रिज का सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पिछले हम लोग 2-3 ब्रिज पढ़े हैं, चाहे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हो या मैक्सवेल एलसी ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज, उन सब के तुलना में ये थोड़ा सा जटिल है और इसके इसी जटिलता के कारण हम लोग इसमें डायरेक्ट बैलेंस कंडीशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट बैलेंस कंडीशन हम लोग लगाते हैं Z1 बटे Z3 इक्वल टू Z2 बाई Z4। तो यहाँ पे क्या होता है, Z1 जो होता है वो पहले भुजा का टोटल इंपीडेंस होता है, Z2 मान लीजिए ये दूसरी भुजा है, दूसरे भुजा का टोटल इंपीडेंस होता है, और Z3 तीसरे भुजा का और ये चौथे भुजा का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे होंगे कि A से B तक का जो आर्म है, जो भुजा है जिसमें R1 रेजिस्टेंस लगा है, इसके पैरेलल में एक यहाँ पे कैपेसिटेंस और यहाँ से ये सीरीज में एक रेजिस्टेंस होते हुए लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट Z1, Z2, Z3 का मान नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आया ना? इसी कारण हम लोग इसमें डायरेक्ट हम लोग बैलेंस कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका पूरा थ्योरी अलग तरीके से डिस्कस करना होगा, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को अप्लाई करते हुए। समझ में आया? कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एक यहाँ पे ये कैपेसिटेंस और ये एक रेजिस्टेंस R दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये दोनों आपस में तो सीरीज में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इस R1 के पैरेलल में है। ठीक है, जिसके कारण इसका नेट रेजिस्टेंस जो इंपीडेंस है वो थोड़ा सा प्रभावित होगा और हम लोग डायरेक्ट बैलेंस कंडीशन न लगा के पूरा इसका थ्योरी अलग से डेवलप करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये आपको ये सर्किट आप देख ही गए होंगे, इसीलिए इसमें पूरा करंट भी बनाया गया है। मान लीजिए यहाँ तक ये करंट ये मान लीजिए आर्म AB जो है ये पहला आर्म है, दूसरा भुजा, और ये दूसरा भुजा हम लोग मान लेते हैं, ये तीसरा BC और ये चौथा मान लेते हैं। तो देखिए पहले भुजा में एक R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरे भुजा में एक R2 रेजिस्टेंस है, तीसरे भुजा में R3 और चौथे भुजा में ये एक अननोन इंडक्टेंस L है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस R4 है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो B से D तक यहाँ पे ये हेडफोन लगा हुआ है। आप लोग को पता है इस हेडफोन का क्या यूज होता है, बैलेंस ब्रिज को बैलेंस करने में इसी हेडफोन का हम लोग यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर। ठीक है, और यहाँ पे ये एक ये मैं आपको बता ही दिया, ये इसके पैरेलल में है। तो यहाँ से अब आगे देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि इस पूरे ब्रिज में हमें इसी अननोन इंडक्टेंस L का मान निकालना है। क्लियर हुआ? ये हमें करना है। ठीक, करंट मैंने यहाँ पे ये इसको लिखे रहने देते हैं, तीसरा और ये चौथा, क्योंकि कभी कभी मैं ये भुजा AB न बोल के पहली भुजा ही बोल दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। इसमें मान लीजिए ये करंट इधर I1 चला और इधर मैं मान लेता हूँ I2, एंड यहाँ से अगेन ये करंट इस डायरेक्शन में I3। बट पहले इसको देखिए, इसमें मान लीजिए इस भुजा में करंट I फ्लो कर रहा है और फिर यहाँ से ये करंट ये ऊपर की ओर I गया और यहाँ पे ये इधर I3 हो जाता है। तो आप इस पॉइंट B पे जब आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो ये जो यहाँ इस पॉइंट पे आने वाली करंट कौन कौन से है, यहाँ से I1 प्लस I बराबर क्या हो जाएगा, I3। अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, बस अभी आप सुनिए और समझिए। यानी ये I1 करंट इधर से आया, ये I करंट इधर से आया और यहाँ पे मिल गया तो ये कितना हो गया, I3 हो गया। अगेन यहाँ तक ये I3 आया और यहाँ से ये जो I2 करंट था, इस I2 करंट का कुछ पार्ट मान लीजिए इसमें जाएगा और यहाँ से फिर ये I4। इस वाले को कोई मतलब नहीं है, इसको मैं नहीं इंडिकेट किया हूँ, बेवजह वेरिएबल्स बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ये करंट गया, फिर आगे ये वाला करंट इन दोनों के साथ मिलके ये जो इधर से आ रहा है और यहाँ पे ये I हो जाएगा। मतलब ये I नहीं है यहाँ से यहाँ तक, बट होता क्या है ना कि इस ब्रिज में ये वाला जो करंट होता है हेडफोन में, ये करंट लगभग 0 हो जाता है। आप लोग को बताया ना पिछले, देखिए यहाँ पे बात समझिए कि आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर ये I आपने यहाँ पे क्यों लिखा है, हालांकि I इसमें भी फ्लो कर रहा है, पर फिर आपका कहना ये होगा कि I यहाँ आ रहा है तो इधर बटा तो इधर भी तो कुछ जाना चाहिए या इधर से भी तो करंट आएगा। तो यहाँ पे ये जो हिसाब किताब है, इस हिसाब किताब को थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए जब हम लोग इस ब्रिज को बैलेंस करेंगे ना तो यहाँ E से लेके D तक वाली जो भुजा है हम लोग इसमें करंट को 0 करते हैं। यही तो ब्रिज को बैलेंस करने का कंडीशन
कंडीशन होता है कि हम लोग इसको इस प्रकार से इस रेजिस्टेंस को, जो इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इनको वेरी करा के हम लोग ऐसे वैल्यू पे सेट करेंगे कि हेडफोन में आवाज न सुनाई दे। और हेडफोन में आवाज न सुनाई देने का मतलब हुआ कि इस वाले भुजा में, ई से डी वाले भुजा में कोई करंट नहीं जा रहा है, करंट जीरो हो जा रहा है, तभी तो ये ब्रिज बैलेंस होगा। तो जब हम लोग इतना कर लेंगे तो इसमें तो करंट वैसे भी जीरो हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो आई करंट है वो एक्चुअल में इसी आई के बराबर होगा, यानी यहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो भी लगभग आई के बराबर हो जाएगा। तो ये केवल इधर से इधर इतना आई करंट फ्लो करेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर भी इसको कंसीडर करते हुए यहाँ I2 है, तो यहाँ से ये पूरा I2 यहाँ पे न लेके I4 लिया गया है। यहाँ पे भी कुछ मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको I2 ही न रख के I4 रख दिए हैं, और यहाँ पे फाइनली I3 और I4 मिलेगा, तो फिर से ये करंट पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये नोट्स वाला सेगमेंट है, अब देख लीजिएगा। एंडरसन्स ब्रिज इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स ब्रिज विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हियर L इज अननोन इंडक्टेंस। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग किरचॉफ का पहले फर्स्ट लॉ यूज करते हैं यहाँ पे पॉइंट बी पे। तो फर्स्ट लॉ अभी मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। I3 इक्वल टू I1 प्लस I हो जाएगा। यहाँ से I1 का मान निकाल के इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्लोज्ड लूप है। एक क्लोज्ड लूप है A से B, B से E, E से अगेन A, यानी ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई रखते हैं, ज्यादा इसमें देखिए ये हमारा ये पहला लूप है ए बी ई ए, दूसरा लूप हमारा ए ई डी ए ये लूप, और ये तीसरा लूप है हमारा बी सी डी और बी ये। अब देखिए लूप का मैं डायरेक्शन पहले से यहाँ ब्लू प्लेन से बना दिया हूं, क्योंकि यहाँ पे किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाने के लिए हमें एक लूप कंसीडर करना होता है। तो मान लेते हैं ये लूप जो है मैं तीनों लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया हूं। आप लोग चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज में भी लेके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो ये मैंने 3 लूप ले लिया है। चलिए इसी लूप के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ये पहले लूप में लगाते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I1 इंटू R1। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा I1 इंटू R1, ये प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि मेरा लूप जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है घूमते हुए, तो ये करंट I1 भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसके बाद ये लूप यहां से जाके ये नीचे की ओर आ रहा है, क्लॉकवाइज ही लीजिएगा लूप। लेकिन यहां पे ये जो करंट R में, इस रेजिस्टेंस R में ऊपर की ओर आई जा रहा है, ये देखिए दोनों अपोजिट में हो जा रहा है। मतलब मेरा लूप तो क्लॉकवाइज इधर जा रहा है, तो मेरे लूप का डायरेक्शन तो मैंने इधर लिया है, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये वाला माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ये लूप जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इस कैपेसिटेंस में करंट I इस डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट में है, तो माइनस। अब यहाँ पे इसका इंपीडेंस क्या होगा? करंट तो फ्लो कर रहा है I इंटू इंपीडेंस ऑफ दैट कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस का इंपीडेंस क्या होता है? इंटू I इंटू 1/j ओमेगा C, ये होता है कैपेसिटेंस का इंपीडेंस, यानी कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस। तो I इंटू कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस, हालांकि कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलेंगे हम, यहाँ पे रेजिस्टेंस वो नहीं बोला जाएगा, वो टेक्निकली वो किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। देखिए सेम इक्वेशन में यहाँ पे ये बनाया हूं, देखिए I1 इंटू R1 माइनस I इंटू R माइनस I इंटू 1/j ओमेगा C, ये एक इक्वेशन बन गया। यहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके, कुछ किया नहीं गया, यहां से I कॉमन ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग दूसरा किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे, मेष AEDA। देखिए इसमें देखिए A से E, E से D एंड A, यानी ये दूसरा लूप। दूसरे लूप में हम लोग चलिए लगाते हैं। तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं, इसमें लगा के सेम सीखिएगा। देखिए हमने लूप लिया है क्लॉकवाइज में, ठीक। चलिए तो हम लोग सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे लूप तो इधर जा रहा है, लेकिन करंट I2 किधर जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे लूप तो हमारा इस डायरेक्शन में भाग रहा है, लेकिन करंट I2 अपोजिट में, तो इसको माइनस से लिखिए, माइनस I2 इंटू R2। फिर उसके बाद यहां से ये लूप यहां पे जाएगा, तो ये देखिए कैपेसिटेंस पे जब गया तो लूप तो इधर जा रहा है और करंट I भी उधर ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। प्लस यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? I इंटू इंपीडेंस ऑफ दैट कैपेसिटेंस 1/j ओमेगा C।
अब उसके बाद और इसमें तो कुछ है नहीं, बस दो ही चीज है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यही मैंने 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, ना पहले लूप में है, ना दूसरे लूप में, ना तीसरे लूप में, तो बैटरी है ही नहीं, तो बराबर 0, कोई ईएमएफ उसमें नहीं है। तो देखिए दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, -I2 इंटू R2, एक मिनट जरा रुकिएगा, माइनस, हाँ सही है, सेम इक्वेशन बना है। तो ये हमारा हो गया मेस इसके। अब हम लोग थर्ड मेस BCDB के लिए, देखिए BCDB, इधर आइए, BCDB देखिएगा, ये BCDB, तो यहाँ पे भी हमने लूप ले लिया है इस डायरेक्शन में। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे I3 और R3 लूप के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस I3 इंटू R3 पॉजिटिव में। एंड अगेन यहाँ पे देखिए I4 इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे R4 किधर जा रहा है, मतलब लूप तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन करंट I4 इधर जा रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए माइनस में होगा। तो माइनस यहाँ पे I4 इंटू R4 एंड माइनस I4 इंटू इस L का इंपिडेंस कितना होगा, L का इंपिडेंस j⍵L, ठीक है, ये डायरेक्ट j⍵L होता है। और इसके बाद जब ये लूप इधर से घूम के ऊपर की ओर जाएगा, तो इस R में देखिए करंट I और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस I इंटू R इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को मिला लीजिएगा, ठीक है, यही इक्वेशन सेम यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, ठीक है, आप बाकायदा मिला लीजिएगा। यहाँ से ये I2 कॉमन करके ये दोनों में सेम कर दिया है, सब चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाकायदे वीडियो पॉज करके मिला लीजिएगा। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे। अब देखिए ये सोल्यूशन वाला पार्ट आप लोग इसको 1 और 2 यानी इस I1 का मान हम लोग इसमें लाके यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनता है, यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा, ये यहाँ पे ये मान रख दिया गया है, तो यहाँ से एक और इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 3 और 4 देख लीजिए, ये 4 है और ये दोनों ये यहाँ पे 3 है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4, तो ये पहला टर्म सेम है, पहला टर्म 3 और 4 में ये यहाँ से, हाँ ये देखिए ये टर्म सेम है और ये भी टर्म सेम है। यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे एक आइए, यहाँ पे जो किया गया है वो पहला दूसरा टर्म इस I2 का मान रखा गया है, यहाँ से I2 का मान निकाला गया है। I2 का मान आप निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा I/j⍵c इंटू R2। इसी मान को I2 को यहाँ पे रख दिया गया है, देखिए ये I2 के जगह पे ये रख दिया गया है, ठीक। बाकी इसको सॉल्व करके इक्वेशन 6 बना लिया गया है। अब इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 5 और 6 दोनों आपके सामने हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व मतलब इसको डिवाइड करना है, इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया गया है और इसको बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया है। इसका सोल्यूशन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा और यहाँ पे ये आपको फाइनल एक इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन हम लोग इस फॉर्म में इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इतना पार्ट रियल है और ये पार्ट इतना इमेजिनरी। उसी तरह सेकंड साइड में ये पार्ट रियल है और ये इमेजिनरी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। तो ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया, तो आपको एक डीसी कंडीशन मिल गया, R1/R3 इक्वल टू R2/R4। ये डीसी बैलेंस कंडीशन है। अब उसी प्रकार इसको इक्वेट करिए, इमेजिनरी वाले पार्ट को इक्वेट करिए, तो L का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दोनों पक्षों को आप जैसे ही बराबर करेंगे उसी प्रकार थोड़ा रीअरेंज कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल सा इसमें अप्लाई किया गया है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक L का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये भी मान सही है और ये भी सही है। कैसे, देखिए आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 7 पे जाइए। ये देखिए ये 7 R1/R3 बराबर क्या है, R2/R4। तो यहाँ पे R3/R1 है, देखिए यहाँ पे R3/R1 है, तो R4/R2 हो जाएगा। तो इसके जगह आप लोग रख दीजिए R4/R2। जब रखेंगे और फिर आप लोग क्या करिएगा, इस वाले R2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R2 इंटू R3 आ गया, और ये R2 जब मल्टीप्लाई होकर यहाँ अंदर आएगा तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई होकर R2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कट जाएगा तो केवल R4 बचेगा। समझ में आया, यानी ये दोनों मान आपके L के मान है, ठीक है। यही हमें निकालना था क्योंकि अननोन इंडक्टेंस L का ही मान हमें चाहिए था। यही इसके फाइनल आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा जटिल है बट इसका रिजल्ट जो है एक्यूरेट आता है मैक्सवेल ब्रिज से। तो इसके कुछ एडवांटेज है, इट इज़ वेरी इजी टू ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट। इससे क्या है, ब्रिज को बैलेंस करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है।
इन एंडरसन ब्रिज एज कंपेयर टू मैक्सवेल ब्रिज इन द केस ऑफ लो क्वालिटी फैक्टर कॉइल्स। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, मतलब ये जो लो क्वालिटी फैक्टर के जो कॉइल्स होते हैं उनके लिए ये एंडरसन ब्रिज मैक्सवेल ब्रिज से ज़्यादा अच्छा होता है। दिस ब्रिज आल्सो गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब इसका एक फायदा यह है कि एंडरसन ब्रिज वैसे तो इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये कैपेसिटेंस को भी डिटरमाइन करता है, मेजर करता है एक्यूरेटली। डिसएडवांटेज क्या है कि ये ब्रिज जो है ये बहुत ज्यादा मैक्सवेल ब्रिज की तुलना में काफी कॉम्प्लेक्स है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक टॉपिक था, ये टॉपिक आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो मैं टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहा था ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आप इसका सिलेबस देखिए जरा। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में हम लोग पार्ट बी, देखिए पार्ट ए तो थर्मल फिजिक्स का है, वो तो चल रहा है। पार्ट बी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो सर्किट फंडामेंटल का है, यूनिट नंबर 5 में यहाँ पे ये एंडरसन ब्रिज मेंशन है, इसी को हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो हम लोग 3 ब्रिज जो है डिस्कस कर चुके हैं जिनसे हम लोग इंडक्टेंस को मेजर करेंगे। अब बचा हुआ है 3 ब्रिज जिससे हम लोग कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, सियरिंग ब्रिज, विंस ब्रिज और डिसाउटिस ब्रिज। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।